Hello dear student, today we discuss exercise 1.1. डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं. जैसे मैंने यहाँ n लिख रखा है, कैपिटल N. कैपिटल N क्या होता है? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट. क्लियर? देखो बच्चों, कभी कंफ्यूज मत होना. जैसे लिख दिया n बिलोंग्स टू n, तो ये n क्या है? ये स्मॉल n कोई नेचुरल नंबर है, कोई एक नंबर है आपका, जैसे 1 है या 2 है, 3 है, 4 है. और ये कैपिटल N क्या है? वो सारे नेचुरल नंबर का सेट है. आ गई ना बात समझ में? दोनों में डिफरेंस ध्यान में रखना. ये स्मॉल n क्या है? स्मॉल n केवल एक नेचुरल नंबर है. ये कैपिटल N क्या है? ये पूरे के पूरे नेचुरल नंबर का सेट है. सभी नेचुरल नंबर हमने कलेक्शन कर लिया है और एक सेट बना दिया है. क्लियर? दूसरा, सेट ऑफ इंटीजर्स को इंडिकेट करते हैं z से. कभी कभी बच्चों z प्लस लिखा आता है. z प्लस का मतलब होता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. क्लियर? और कभी कभी z नेगेटिव लिखा आता है, इसका मतलब है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स. क्लियर? आ गई ना बात समझ में? बच्चों, q क्या होता है? द सेट ऑफ रेशनल नंबर. q क्या होगा आपका? रेशनल नंबर का सेट होगा. कभी कभी ये भी q प्लस करके लिखा आता है, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर. q नेगेटिव, सेट ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर. क्लियर? रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं. 2 भी रेशनल नंबर है, 3 भी रेशनल नंबर है, 2 अपॉन 3 भी रेशनल नंबर है. आ गई ना बात में? जो भी p अपॉन q के फॉर्म में लिखे जाएंगे वो रेशनल नंबर होंगे. ठीक, लेकिन शर्त ये रहती है कि q 0 के बराबर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि अगर q 0 के बराबर हो गया तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, फिर वो कोई नंबर आपका नहीं रहता. आ गई ना बात समझ में? दूसरा, द सेट ऑफ रियल नंबर, इसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं. इसमें भी कभी कभी r पॉजिटिव लिखा आ जाता है, इसका मतलब है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर. और r नेगेटिव, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर. क्लियर? देखो बच्चों, अगर कहीं पर x बिलोंग्स टू r लिखा आ गया, इसका मतलब क्या है? ये r तो रियल नंबर का सेट है, कैपिटल R. ये x क्या है? कोई एक रियल नंबर है. आ गई ना बात में? x कोई एक रियल नंबर है, ये कैपिटल R पूरे रियल नंबर का सेट है. आ गई ना बात में बच्चों? इसमें कंफ्यूज मत होना. स्मॉल n और कैपिटल N बहुत अंतर है. स्मॉल n नेचुरल नंबर्स हैं और कैपिटल N नेचुरल नंबर्स का सेट है. क्लियर बच्चों? ठीक, ऐसे ही इसमें भी कंफ्यूज मत होना. r रियल नंबर का सेट है और x कोई एक रियल नंबर है. आ गई ना बात समझ बच्चों? अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों. आप अगर इस सिंबल को उतारना चाहते हैं उतार लीजिए. अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 को. डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में आगे पहला क्वेश्चन मैं राइट डाउन नहीं करूंगा क्योंकि उसको मैं आपके बुक से ही एक्सप्लेन कर देता हूं. ठीक, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझते हैं. आंसर मैं जरूर लिख दूंगा आगे. ठीक, कैसे आंसर होगा? 2-3 आंसर लिखेंगे, फिर बाकी ऐसे ही डिस्कस करते हैं. द कलेक्शन, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट. आपने ये बताना है कि नीचे दिए गए में से कौन से सेट हैं. जस्टिफाई यूर आंसर, और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है. द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J, मतलब उन सभी मंथ का कलेक्शन, ठीक, जिनका स्टार्टिंग किससे होती है? J लेटर से स्टार्ट होते हैं. तो क्या आप J लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ को डिफाइन कर सकते हो? बिल्कुल. तो वो क्या होते हैं? सेट होते हैं. देखो बच्चों, क्या आंसर आएगा? इट इज, पहले क्वेश्चन उतरेगा ऊपर से, फिर उसके नीचे लिखोगे इट इज वेल डिफाइंड. ये क्या है? वेल डिफाइंड है, सो इट इज ए सेट. इसका मतलब है ये क्या है? एक सेट है. यही तो बोल रहा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट. तो इट इज ए सेट. कैसे कहा? क्योंकि A, मान लिया A वो सेट है. J से स्टार्ट होने वाले मंथ क्या है? जनवरी हो गया, ठीक, जून हो गया और आपका जुलाई हो गया. क्लियर बच्चों? देखो, डिफाइन कर सकते हैं ना उनको. जिन चीजों को हम वेल डिफाइन कर सकते हैं, अच्छे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, वो सेट कहलाते हैं. क्लियर? सेकंड देखिए बच्चों, जैसे द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, मतलब 10 सबसे महान, सबसे प्रसिद्ध
जो सबसे विद्वान राइटर्स हैं उनके नेम का कलेक्शन। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया आप इसका मेजरमेंट कैसे करोगे। मेरा ओपिनियन कुछ और होगा, आपका ओपिनियन कुछ और होगा। क्लियर? किसी और का ओपिनियन कुछ और होगा, मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। इट इज नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है। बिकॉज क्यों? इट्स ओपिनियन वेरी पर्सन टू पर्सन, मतलब इसका जो ओपिनियन है वो पर्सन टू पर्सन क्या होते जा रहा है बच्चों, बदलता जा रहा है। इसलिए ये आपका क्या नहीं है, ये आपका सेट नहीं है। क्लियर बच्चों? ठीक। द ओपिनियन अबाउट टैलेंटेड राइटर्स इज वेरी पर्सन टू पर्सन। क्लियर? तो लिख दिया इट इज नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज इट्स ओपिनियन वेरी पर्सन टू पर्सन, सो इट इज नॉट ए सेट, ये आपका सेट नहीं है। इट्स ओपिनियन का मतलब है ओपिनियन अबाउट टैलेंटेड राइटर्स, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? आप ये भी लिख सकते हैं ओपिनियन अबाउट टैलेंटेड राइटर्स, ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। टैलेंटेड राइटर्स वेरी पर्सन टू पर्सन, सो इट इज नॉट ए सेट, क्योंकि टैलेंटेड राइटर्स के लिए जो ओपिनियन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बदलता रहता है, इसलिए वो सेट नहीं है। डियर स्टूडेंट, अगला देखिए, अब मैंने यहां 2 लिख दिए हैं, अब मैं सीधे एक्सप्लेन कर देता हूं, इन्हीं की तरह आप उसको भी लिखेंगे। देखिए, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, फिर वही चीज 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, बेस्ट बैट्समैन का कलेक्शन क्या आप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए मेरा ओपिनियन अलग होगा, किसी और का ओपिनियन अलग होगा, किसी तीसरे का ओपिनियन अलग होगा। मैं अगर एवरेज के अकॉर्डिंग देखता हूं तो दूसरा रन के अकॉर्डिंग देखता होगा, तीसरा मोस्ट सेंचुरीज के अकॉर्डिंग देखता होगा। ठीक? या अगला कोई ऐसे देखता होगा कि इसने वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं एक मैच में, ठीक, इसलिए ये बेस्ट प्लेयर है। तो सबका ओपिनियन उसके लिए बदलता रहेगा, तो आप क्या कहोगे, ये भी सेट नहीं है। तो क्या लिखेंगे? इट इज नॉट डिफाइंड बिकॉज ओपिनियन अबाउट वर्ल्ड बेस्ट बैट्समैन वेरी पर्सन टू पर्सन। क्लियर? बदलता रहेगा, सो इट इज नॉट ए सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, बिग यस, आप कलेक्शन कर सकते हो ना, सभी बॉयज का, अपने क्लास के बॉयज का कलेक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल डिफाइंड है, इट इज वेल डिफाइंड, सो इट इज ए सेट। बस इतना ही लिखना है, इट इज ए वेल डिफाइंड, सो इट इज ए सेट। अब देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, बिल्कुल डियर स्टूडेंट, देखिए कौन सा पार्ट है, 5th है। देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्याओं का कलेक्शन जो कि 100 से क्या है, छोटे हैं, 100 से छोटे हैं, बिल्कुल 100 से छोटे आप नेचुरल नंबर लिख सकते हो ना, 1 2 3 4 सो ऑन, लास्ट कितना आएगा, 99। तो कलेक्शन वेल डिफाइंड है, तो वो क्या बनाएगा, आपका सेट बनाएगा। यही तो बोल रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, सभी नेचुरल नंबर का कलेक्शन जो 100 से छोटे हैं, 1 2 3 4 सो ऑन 99। तो क्या लिखोगे, इट इज वेल डिफाइंड, सो इट इज ए सेट। यहां पर क्या आ जाएगा, इट इज वेल डिफाइंड, सो इट इज ए सेट। ये क्या है आपका, इट इज ए सेट। क्लियर? ये सेट है। ठीक। अब देखो, एक कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, बिल्कुल मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए नोवेल का कलेक्शन तो कर सकते हो ना, उनके द्वारा कोई नोवेल लिखी गई है तो लिमिटेड नोवेल तो होंगी। क्लियर? तो ये भी क्या होगा, सेट होगा। तो क्या लिखोगे, इट इज वेल डिफाइंड, सो इट इज ए सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सभी इवन इंटीजर्स का कलेक्शन, बिल्कुल लास्ट ये देखिए 7th पार्ट क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव ऑल इवन इंटीजर्स कह रहा है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स 2 4 6 8 सो ऑन आते रहेंगे। इवन इंटीजर डिफाइन तो होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं ना, 2 4 6 8। ठीक, तो ये इवन इंटीजर्स हैं, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, इट इज ए वेल डिफाइंड, सो इट इज ए सेट। ये भी क्या होगा बच्चों, सेट होगा। देखो 8th क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर
इस चैप्टर में आए गए क्वेश्चनों का कलेक्शन, बिल्कुल लिमिटेड क्वेश्चन तो है इन चैप्टर में आए, काउंट कर सकते हो ना टोटल कितने क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सरसाइज में इतने, सेकंड एक्सरसाइज में इतने, थर्ड में इतने, फोर्थ में इतने, मिसलेनियस में इतने, कलेक्शन तो कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, सेट है। इट इज ए वेल डिफाइंड, सो इट इज ए सेट, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड के, दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर, अब ये भी तो सबके ओपिनियन इसके लिए बदलते रहेंगे। जो जिस जानवर से डरता होगा वो उसको खतरनाक समझता होगा। आ गई ना बात समझ में। अब कोई तो कॉकरोच से भी डरता है तो उसके लिए कॉकरोच भी खतरनाक हो सकता है। तो बच्चों सबका ओपिनियन बदलता रहता है। आ गई ना बात समझ। ये तो एक मजाक की बात है, लेकिन ध्यान रखना क्या हर किसी का ओपिनियन डेंजरस एनिमल के लिए बदलता रहेगा। सो ये भी आपका सेट नहीं होगा। तो लिखोगे क्या, इट इज नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज ओपिनियन अबाउट वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल वेरी पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन ये बदलता रहता है, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। सो इट इज नॉट ए सेट, ये आपका सेट नहीं होगा। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लें। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए ए आपको कोई सेट दे रखा है, 1 से लेके 6 तक के एलिमेंट उस सेट के अंदर हैं। आपने इंसर्ट करना है फिल इन द ब्लैंक्स में ये एप्रोप्रिएट साइन, मतलब बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन आपने नीचे दिए गए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है, फिल करना है। जो सही है उसको फिल करना है। मैंने कल बताया बिलोंग्स टू का मतलब जो एलिमेंट उस सेट पर होगा उसके लिए बिलोंग्स टू का एलिमेंट आ गया, और जो नहीं होगा उसके लिए डज नॉट बिलोंग्स टू का आपका साइन आ गया। देखिए बच्चों, क्या 5 इस ए पर है, बिल्कुल है, 5 दिख रहा है ना ए पर, ठीक, तो 5 बिलोंग्स टू ए। क्या 8 ए पर दिख रहा है, नहीं, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब देखो क्या 0 दिख रहा है आपको इस ए पर, नहीं दिख रहा है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या आपको 4 एलिमेंट दिख रहा है ए पर, बिल्कुल 4 दिख रहा है ना ए पर, तो 4 बिलोंग्स टू ए। क्या आपको 2 दिख रहा है ए पर, बिल्कुल 2 बिलोंग्स टू ए। क्या आपको 10 दिख रहा है ए पर, कहीं पर 10 दिख रहा है, सेट ए पर 10 दिख रहा है, नहीं, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बहुत इजी है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। जो एलिमेंट उस सेट पर होंगे, दिए गए सेट पर होंगे, उसके लिए तो बिलोंग्स टू का साइन आ जाएगा। जो उस दिए गए सेट पर नहीं होंगे उसके लिए डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन आ जाएगा। बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। दिए गए सेट को आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म रिकॉग्नाइज करिए। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जिसमें सेट के अंदर एलिमेंट को लिस्टेड किया जाता है, मतलब एलिमेंट लिखे जाएंगे। आ गई ना बात समझ में, वही आपका क्या होता है, रोस्टर फॉर्म होता है। तो देखिए बच्चों, x सच दैट x इज एन इंटीजर, x क्या है, यहां पर एक इंटीजर है, एंड x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू -3। इसको कैसे पढ़ेंगे, देखो x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू -3 लेस देन 7। क्लियर, ऐसे पढ़ा जाएगा, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का भी साइन है ना, -3 लेस देन 7। क्लियर बच्चों, मतलब x की वैल्यू जो उस सेट के अंदर आएगी, वो जो वैल्यू है वो या तो -3 के बराबर होगी या -3 से बड़ी होगी, और 7 से क्या होगी बच्चों, छोटी होगी। 7 से क्या होगी, छोटी होगी। क्लियर, x की वैल्यू -3 के बराबर या उससे बड़ी, और 7 से क्या होगी, छोटी होगी। तो लिख दीजिए उन एलिमेंट को सेट के अंदर। क्या आएगा, सबसे पहला एलिमेंट क्या आएगा, -3, फिर -3 से बड़ा -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5, और फिर क्या आएगा, 6। तो ये आपका सेट आ गया। देखो हर एलिमेंट के बीच में कौन सा क्या लगेगा, कॉमा का साइन लगेगा। क्लियर बच्चों, यहां जगह नहीं बच पाई, मैं दोबारा लिख देता हूं, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। क्लियर,
क्योंकि रोस्टर फॉर्म में सेट के अंदर क्या आते हैं, एलिमेंट लिखे जाते हैं, तो इसके नीचे आप रोस्टर फॉर्म लिखोगे, देन a इक्वल्स टू इतना लिखोगे। क्लियर बच्चों? तो क्या कह रहा है, समझ में आ गया ना, इंटीजर होना चाहिए और वो -3 के बराबर भी हो सकता है, तो है -3 के बराबर, और उससे बड़ा होना चाहिए, सभी नंबर -3 से बड़े हैं, और 7 से छोटा होना चाहिए, तो 6 7 से छोटा होता है, 7 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। क्लियर? अब देखिए, b इक्वल्स टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x एक क्या है, x सच दैट x एक क्या है, नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है। 6 से छोटे नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 1 से। तो पहला क्या आएगा, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। क्या 6 आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लेस देन क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है। आ गई ना बस में, वो नेचुरल नंबर 6 से छोटा होना चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 ये सारे नेचुरल नंबर हैं और 6 से क्या हैं, छोटे हैं। तो रोस्टर फॉर्म में सेट के अंदर एलिमेंट लिस्टेड होते हैं, तो ये सब एलिमेंट है और सेट का सिंबल बताया था, और सब एलिमेंट के बीच में कॉमा लगता है, तो कॉमा हमने लगा दिया। क्लियर बच्चों? अब देखिए सी, x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। यहां पर x क्या है, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर होना चाहिए, सच दैट, और कुछ इस तरीके से होना चाहिए, द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। उनके डिजिट का जो सम है वो 8 आना चाहिए। आ गई ना बात समझ में? वो 2 डिजिट होंगे ना, 2 डिजिट का नंबर लिखना है, तो उनके डिजिट का सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। बच्चों 2 डिजिट का नंबर 17, 1 + 7 8। तो पहला जो एलिमेंट आ गया रोस्टर फॉर्म में, जो सी सेट के अंदर पहला एलिमेंट आ गया वो 17 आ गया। 1 + 7 कितना, 8, 2 डिजिट का सम 8 आ रहा है। उसके बाद 26, 2 + 6 8, तो दूसरा क्या आ गया, 26 आ गया। सोचना है कि किन 2 डिजिट को जोड़कर 8 आ जाए, और 2 डिजिट का नंबर लिखना है। 08 नहीं लिख सकते क्योंकि 08 1 डिजिट का नंबर हो गया, हमें तो 2 डिजिट का नेचुरल नंबर लिखना है। क्लियर बच्चों? अब देखो तीसरा क्या हो जाएगा, 35, 3 + 5 कितना, 8, तो 35। उसके बाद क्या आ जाएगा, 44, 4 + 4 8। फिर क्या आ जाएगा, 53, 5 + 3 8। क्लियर? 53। उसके बाद क्या आएगा, 62, 6 + 2 8। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, 71, 7 + 1 8। क्लियर? उसके बाद एक और आएगा क्या, 80, 8 + 0 80। 8 + 0 आपका 8 हो गया, तो लास्ट नंबर क्या आ गया आपका, 80 आ गया। क्लियर बच्चों? इसके अलावा भी कुछ आ सकता है क्या, नहीं। फिर 81 लिख दोगे तो 9 हो जाएगा, 88 लिख दोगे तो फिर वो 16 हो जाएगा, तो लास्ट क्या रहेगा इसमें, 80 रहेगा। तो वो 2 डिजिट के नेचुरल नंबर जिनके दोनों डिजिट का सम 8 आया, वो ये हमने लिख दिया। कोई डाउट? रोस्टर फॉर्म में क्या लिखे जाते हैं, एलिमेंट लिस्टेड होते हैं, तो एलिमेंट हमने लिख दिए। क्लियर बच्चों? अब देखिए, d = x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। मतलब x एक प्राइम नंबर है जो डिविजर है 60 का, मतलब उस प्राइम नंबर से आप 60 को इजीली डिवाइड कर सकते हैं। उस प्राइम नंबर से आप 60 को इजीली डिवाइड कर सकते हैं। आ गई ना बात समझ में? या फिर क्या कर सकते हो कि उन प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में या मल्टीप्लाई में कहीं ना कहीं आगे जाके क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए। या बहुत इजी तरीका है कि उन प्राइम नंबर से आप 60 को इजीली डिवाइड कर सकते हो। क्लियर बच्चों? ठीक। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से बड़े होते हैं और केवल खुद से डिविजिबल होते हैं और किसी से नहीं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो केवल खुद से डिविजिबल होते हैं और 1 से बड़े होते हैं, मतलब केवल खुद से आप उसको डिवाइड कर सकते हो और किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हो। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब आपके क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। क्लियर बच्चों? तो अब आपने ये देखना है कि वो कौन से प्राइम नंबर हैं जिनसे आप 60 को डिवाइड कर सकते हैं। 60 प्राइम नंबर नहीं है, जिनसे आप 60 को डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला 2 से डिवाइड कर सकते हो ना 60 को, तो पहला क्या आ गया, 2।
3 से भी तो डिवाइड कर सकते हो 60 को, तो दूसरा क्या आ गया 3। 5 से भी तो डिवाइड कर सकते हो 60 को, फिर क्या आ गया 5। इसके अलावा कोई नहीं। 7 से नहीं कर सकते, 11 से नहीं कर सकते, 13 से नहीं कर सकते, 17 से नहीं कर सकते, 19 से नहीं कर सकते, 23 से नहीं कर सकते, 20 आपका 9 से नहीं कर सकते, 31 से नहीं कर सकते। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। तो आपने ये ढूंढना है, 37 से नहीं कर सकते। केवल ये 3 ही वो प्राइम नंबर हैं जिनसे आप 60 को डिवाइड कर सकते हो। आ गई ना बात समझ में। तो प्राइम नंबर ढूंढना था, हमने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम। अब इसको समझो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसका अगला पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक। द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में आने वाले सभी वर्ड का सेट। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, सेट के अंदर एक एलिमेंट केवल एक ही बार आ सकता है, वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। मतलब जो एक बार आ गया आप उसको सेट के अंदर दोबारा नहीं लिखोगे। सेट के अंदर जो भी एलिमेंट लिखा जाएगा वो केवल एक बार लिखा जा सकता है, दोबारा उसको आप नहीं लिख सकते। क्लियर, ठीक। तो देखो पहला लेटर क्या है, पहला वर्ड क्या है, टी। देखो क्या बनाना है, द सेट ऑफ ऑल लेटर, सभी लेटर का सेट बनाना है इस वर्ड ट्रिग्नोमेट्री में। तो पहला लेटर क्या है, टी, ठीक। दूसरा क्या है, आर। फिर तीसरा क्या है, आई। फिर अगला क्या है, जी। क्लियर, ठीक। फिर अगला क्या है, ओ। फिर अगला क्या है, एन, ठीक। अब देखो ये ओ 2 बार आ गए ना, पहले लिख चुके हो, तो अब उसको दोबारा नहीं लिखोगे। आ गई ना बात में। अब ओ दोबारा नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। फिर क्या है, एम। फिर क्या, ई। ये टी तो तुम आप लिख लिया है ना, पहले आपने टी लिख दिया है, तो टी दोबारा नहीं आएगा। आर भी आप लिख चुके हो, तो आर दोबारा नहीं आएगा। वाई लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो अब क्या आएगा, वाई। तो ये आपका उन लेटर्स का क्या हो गया, सेट हो गया, जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री में आ रही हैं। ध्यान रखना, सेट के अंदर एक एलिमेंट केवल एक ही बार लिखा जा सकता है, वो रिपीट नहीं होता है। क्लियर, ठीक। तो देखो टी, आर, आई, जी, ओ, एन। अब ओ दोबारा आ गया तो इस ओ को छोड़ दोगे, एम, ये ई, फिर टी नहीं आएगा क्योंकि टी एक बार लिख चुके हो, आर भी एक बार लिख चुके हो, ये भी नहीं आएगा। अब क्या आएगा, वाई। तो ट्रिगोनोमी, ये टी, आर, आई, जी, ओ, एन, एम, ई, वाई। क्लियर बच्चों। इसी तरीके से अगले वाला बेटर का लिख सकते हो ना, बी, ई, टी, आर, बस। क्योंकि टी 2 बार आ रहा है, ई भी 2 बार आ रहा है, तो वो सेट के अंदर एक ही बार आएगा। आ गई ना बात में बच्चों। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 को जरूर ट्राई करिएगा, और अगर उसमें कोई नहीं बनेगा तो उसको मैं दोबारा समझा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें भी हमने एलिमेंट को लिस्टेड करना है, वो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक। आपने उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ऊपर से वो रोस्टर फॉर्म में लिखना है नहीं कह रहा है, ऊपर से क्या कह रहा है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, मतलब सेट के अंदर आपने एलिमेंट को लिस्टेड करना है। तो जैसे x such that x is an odd natural number, तो क्या 1, 3, 5, 7, 9, so on, बस so on छोड़ दिया। क्लियर। दूसरा x such that x is an integer, x is greater than -1/2 less than 9/2। इंटीजर की बात कर रहा है, इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होते, तो -1/2 से बड़ा इंटीजर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक। अब कहां तक, 9/2 को डिवाइड करिए, कितना आएगा, 4.5। तो वो इंटीजर 4.5 से छोटे होने चाहिए। आ गई ना बस में, -1/2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब -0.5 से बड़ा होना चाहिए। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 भी आता है, लेकिन 9/2 से छोटा होना चाहिए, 4.5 से छोटा होना चाहिए, तो 5 नहीं आएगा। 4.5 से छोटा इंटीजर क्या होता है, 4। तो वहां पर 0 से लेके कहां तक के एलिमेंट आएंगे, 4 तक के एलिमेंट आएंगे। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। यही आपने उसमें करना है। तो अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप बनाइएगा, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। जैसे तीसरा है, x such that x is an integer, x² is less than and equal to 4।
एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो लेस देन एंड इक्वल टू क्या आएगी, 4 आएगी। इसको मैं समझा देता हूं, देखिए एक्स स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। अगर बच्चों एक्स स्क्वायर 4 के बराबर या 4 से छोटा है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अगर आप थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 मान लेते हैं, ठीक, सपोज करो, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4, यही तो आएगी। और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, +-2। यहां से स्क्वायर हटता है तो दूसरी जगह क्या लगता है, स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट आप किसी नंबर का निकालते हो तो बाहर से कौन सा साइन आता है, +-। तो अब क्या आ जाएगा, मतलब अब आ जाएगा कि x, क्योंकि लेस देन एंड इक्वल टू का साइन है ना, लेस देन का भी है और इक्वल टू का भी। अब कहने का मतलब है x की वैल्यू -2 के बराबर या उससे बड़ी और 2 के बराबर या 2 से छोटी हो जाएगी। अब एक ही साइन क्यों नहीं रहा बच्चों, क्या आप ऐसा लिख सकते हो x इज लेस देन एंड इक्वल टू +-2, x 2 से भी छोटा हो और -2 से भी छोटा हो, ऐसे आप अज्यूम नहीं कर सकते हो। आ गई ना बात समझ में, इस तरीके का कोई सिंबल नहीं होता। क्लियर, जब भी x इज लेस देन एंड इक्वल टू +-2, x जो है 2 के बराबर या 2 से छोटा, -2 के बराबर या -2 से छोटा, तब तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होती। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड स्क्वायर वाले क्वेश्चन आएंगे, पहले आप ये समझना कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा। ठीक, अगर एक्स स्क्वायर 4 है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आएगा। क्लियर, चाहे इक्वल टू का साइन हो ना हो, आप बस थ्योरी में समझ गए, इसको इंडिकेट नहीं करना है, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। ठीक, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, स्क्वायर हटा तो दूसरी जगह स्क्वायर रूट लग गया। स्क्वायर रूट कितना होता है, +-2। तो एक्स की वैल्यू माइनस वाले से बड़ी होगी और प्लस वाले से छोटी होगी, इसका मतलब ये होता है। क्लियर, तो x की वैल्यू -2 के से बड़ी या उसके बराबर, 2 से छोटी या उसके बराबर होगी। तो अब तो लिख सकते हैं ना इनके बीच के नंबर। क्लियर, -2 भी आएगा और 2 भी आएगा और उनके बीच के नंबर भी आएंगे। क्लियर बच्चों, ध्यान रखना इस चीज को। अब आप ये सोचेंगे सर इक्वल टू का साइन क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन है। अगर यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं होता तो यहां पर भी इक्वल टू का साइन नहीं लगाता। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन नंबर 5 आप बना लेंगे। अब अगर बन जाता है तो बनाइए, नहीं बनेगा तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर बच्चों, तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना राइट डाउन कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग बना लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।